हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन की सीरीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो चैप्टर हम अभी हाल ही में ख़त्म किए हैं अपने बैच पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सॉल्यूशन भी ख़त्म कर चुके हैं, पर यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं या हमारे आरंभ बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, उनके लिए शायद ये जो सीरीज़ होने वाला है वो टफ पड़े, लेकिन जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उस बैच में पढ़ रहे हैं, आरंभ बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि मैंने सारी कॉन्सेप्ट वहाँ पे एकदम अच्छे से कराया है। तो आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हैं और काफ़ी इजी होने वाला है उनके लिए जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं बैच में, हमारे साथ पूरी अपनी जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कवर अप किए हैं। शायद जो बच्चे नहीं कनेक्टेड हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि वो एनसीईआरटी अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो शायद टफ हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, ये एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जर्नी है, वो आसान हो, तो हमारे साथ हमारे ऐप पे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे कनेक्टेड होइए हमसे और सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे ऐप का। जो आरंभ बैच है उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो मैं ऐप पे पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं कराने वाली हूँ। तो इसमें पूछा है कि ये जो रिएक्शन दिया है आपका, ये पूछ रहा है कि अबव रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड इन, ये रिएक्शन किस में होता है। तो हमें पता है कि ये जो जिंक है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फर से, हाँ जिंक 2+, ये ऊपर रहेगा, यहाँ पे लिख दिया है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये इसका सॉलिड फॉर्म है। तो जब ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो ये आपका एनोड का रिएक्शन हो जाएगा। और जो कैथोड का है आपका, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये Cu2+ है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ से आपका Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो आपका ये रिएक्शन जो है वो किस में है, गैल्वेनिक सेल। ये ऑलरेडी पता है कि आप ऐसे दो पार्ट में देख रहे होंगे इसको, एक में आपका इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का और एक में आपका इलेक्ट्रोड होगा जिंक का। ठीक है, और ये कनेक्टेड होगा ऐसे करके, ये ऐसा सेटअप कुछ करके इसका रिएक्शन बनने वाला है। और ये आपके एनसीईआरटी से सीधा सीधा रिएक्शन आया है। तो ये गैल्वेनिक सेल का है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, काफी मिसप्रिंट है, डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी है। तो इससे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिवाइस है, उसमें ऑप्शन में से आपको बताना है कि विच वन इज राइट। तो अब देखिए, इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात तो सही है, ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और दूसरा आपका इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाहर से हम लोग जब लाइट देते हैं, वो लाइट, जैसे फ़ोन की चार्जिंग का एग्जांपल मैं काफ़ी बताई हूँ आप लोगों को कि जब फ़ोन को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, आपका फ़ोन को चार्ज करें, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और फ़ोन में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है। जब आप चार्ज हो जाता है फ़ोन, उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है कि फ़ोन जब चलाते रहते हैं तो वो केमिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें लाइट दिखती है ना, तो वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ना, यहाँ पे यहीं पे गलत हो जा रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है आपका, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिख दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सही है। इन विच अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल, ये भी रॉन्ग, यानी कि राइट आंसर आपका सिर्फ ऑप्शन ए है। अब आते हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+ एंड Cu इंडिकेट्स दैट। ये बोल रहा है कि अगर आप Cu2+ और Cu ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन आपको बता रहा है, यानी कि 2+ से आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा फिर इसमें कन्वर्ट हुआ होगा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका रिडक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस कॉपर में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि पहले क्या लिखा था, रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही नहीं क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका जो काम हो रहा होता है ना उसके साथ वो एजेंट जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद रिड्यूस होगा यानी कि रिडक्शन, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला ये दिस रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला राइट आंसर होने वाला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। कॉपर कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H फ्रॉम एसिड, ये दोनों नहीं, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और राइट आंसर के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद हो ना तो भी आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका IUPAC ने ले लिया था 0.00 वो ये लिया हुआ था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बोल लीजिए उसके लिए, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 लिया था। फिर ये बोला गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी हाइड्रोजन से नीचे आते हैं ना उनकी क्या होती है, पॉजिटिव में वैल्यू आती है, और जितने हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम यानी कि अगर आपका हाइड्रोजन है उसके नीचे कॉपर आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो आपको पता रहेगा कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा, अगर इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एजेंट मतलब किसी और के लिए काम कर रहा है, एजेंट का मतलब किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। What will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 copper sulfate in the presence of copper electrodes? अब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड क्या होता है, मतलब इनकी साइंस का क्या होता है। तो एनोड जो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस सेल में वो होता है पॉजिटिव और कैथोड आपका निगेटिव होता है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, CuSO4 को अगर हम मतलब आयनाइजेशन के फॉर्म में हम लिखें यहाँ पे लिख देते हैं CuSO4 Cu2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव के पास जाएगा ना यहाँ पे, तो कैथोड पे डिपोजिशन होगा। क्या लिखा है, कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, कि कॉपर जो होता है वो डिपोजिट होता है कैथोड पे, ये आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ मुझे ये बताइए कि गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड का साइन क्या होता है, एनोड एंड कैथोड का साइन क्या होता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, लोन, गैल्वेनिक सेल के लिए लोन बताया था, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। यानी कि आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, अगर आप गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 सेल आपको पढ़ने हैं, एक है गैल्वेनिक एक है इलेक्ट्रोलिटिक, अगर आप एक का भी याद रखेंगे कि एनोड और कैथोड क्या होता है तो आप दूसरा आराम से बता ले जाएंगे। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका एनोड जो होता है, यहाँ से देखिए लोन से याद रखिए, लेफ्ट यानी कि एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में वो लेफ्ट साइड होता है, उस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो दोनों केस में होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो या फिर गैल्वेनिक हो, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन ही होने वाला है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो आपका लेफ्ट हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ए फॉर एनोड हो गया और एन फॉर निगेटिव, यानी कि आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें एनोड निगेटिव होता है। अब एक निगेटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका अपोजिट होता है आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। देख सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो आप ऑलरेडी चैप्टर में देखे होंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड, ठीक है, ओके। दूसरा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड।
इन अ सेल। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या नहीं सही है, नॉट करेक्ट, ये देखना है आपको कि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये तो सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ये वाला तो सही है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन, ये भी ऑप्शन सही है, सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो अभी मैं बोल दी, ये भी ऑप्शन सही है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ये ऑप्शन गलत है। अगर आपसे इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाए तो ये तीनों ऑप्शंस आपके क्या है, सही हैं, और ये वाला गलत है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये वाला जो है आपका डी ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एट यूनिट डिस्टेंस बट हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज एनफ टू एकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। ये डायरेक्ट डेफिनेशन उठा के पूछा है। चलो बताओ, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा या मोलर होगा या फिर कंडक्टिविटी होगा या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा? ऑल ऑफ द एबव तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको इन तीनों में से बताना है। दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा मोलर कंडक्टिविटी, इसका आंसर होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। अब आते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस वाज फाउंड टू बी 55 ओम। इट्स सेल कांस्टेंट इज 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज, आपको क्या बतानी है इसके लिए, कंडक्टिविटी बतानी है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग कपा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें कपा की वैल्यू बतानी है कि क्या होने वाली है KCl सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और किस में बतानी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट का आप एकदम ध्यान रखिएगा कि यूनिट आपकी क्या दी गई है, क्योंकि कई बार होता है ना कि यूनिट आपकी गड़बड़, मतलब आप दूसरी यूनिट लेके कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका आंसर जो होता है वो गलत आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कपा बताना है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और बोल रहा है कि आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन में क्या क्या है। एक है आपका सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा है आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 55 ओम, रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं 55 ओम। ये सारी चीज़ें दी हैं और आपको बताना है कंडक्टिविटी, यानी कि कपा आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पता हो तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रिलेशन क्या होने वाला है। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि सेल कांस्टेंट, मतलब मैं अपने लेक्चर में बताई हूँ आपको कि ये सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि आपका जो सेल कांस्टेंट G स्टार होता है वो L/A का रेशियो होता है। L यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस, जो आपके सेल में है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। और A क्या होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको तो क्या इसमें से ना लेंथ कह रही हूँ, डिस्टेंस ना ही दिया दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ना एरिया दिया, यहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, G स्टार इक्वल टू L/A, ठीक है। मैं इसके आगे ही ले जा रही हूँ। तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, ρL/A ये होता है। यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है और L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो R, अगर मैं इन सबको इन्वर्स करूँ 1/R लिख दूँ, 1/ρ लिख दूँ, इसको इन्वर्स करूँगी तो ये A/L हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा 1/R इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो G से रिप्रेजेंट करते ही आपका G हो गया। 1/ρ यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब A/L है, इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे L ही है, L/A ऐसे करके लिख सकती हूँ इजिली, तो ऐसे लिख दूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि L/A क्या होता है, G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट होता है। तो G इज इक्वल टू आपका K/G स्टार होगा। ठीक है, K/G स्टार होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पे देखते हैं, आपका ये निकल के आया था G स्टार K/G स्टार, G इज इक्वल टू K/G स्टार, ये आया था। अब यहाँ से आपका K क्या है, कंडक्टिविटी यानी कि कपा उसको भी बोलते हैं, कापा कपा जो भी आप बोलना चाहें वो होता है कंडक्टिविटी का। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इसमें कंडक्टिविटी निकालनी है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूले से दूसरा डिराइव कर सकते हैं। जो भी रिलेशन, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे उसका रिलेशन बताने के लिए एक फॉर्मूले से दूसरा डिराइव किया जा सकता है। यहाँ पे आपका आएगा G इंटू G स्टार। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिलेशन। पर आपको ये कंडक्टेंस है, G क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, सेल कांस्टेंट, ये रिलेशन मिल गया। लेकिन आपको कंडक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, यहाँ पे 1/R को आप G लिखे थे ना, 1/R को G लिखे थे, यानी कि कंडक्टेंस का अगर उल्टा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही करिए, कपा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R, क्योंकि इसको 1/R कर सकते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, G स्टार 1/R। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे लिखती हूँ, बस आपकी वैल्यू मिल गई। कंडक्टिविटी आपको निकालनी ही है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 0.616, और R की वैल्यू जो है आपकी 55 है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से 1000, तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका। कैलकुलेट होके आपकी आएगी 1.12, ये तो इसके साथ क्या इंटू 10 पे पावर, ये दो जीरो बचेंगे, 10 पे पावर, ये ऊपर जाएंगे तो -2। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। आप इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। हाँ, ये आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए, 1.21, 1.12 और 1.12 पे भी दो है, एक -2 के साथ है, एक -3 के साथ है। तो जब ऊपर जाएगा, एक जीरो आप ऑलरेडी यूज कर ले रहे हैं कैलकुलेशन में, तो 10 पे पावर -2 बच रहा है, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। एक बार आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से भी। और देखिए, एक ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए। और दूसरा आपका ये तो पता ही होना चाहिए रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर ऐसे कुछ दे दिया है तो आप ऐसे फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन द गिवन मरकरी सेल, ये आपकी मरकरी सेल एनसीईआरटी से ही डायग्राम उठाया गया है। इन द गिवन मरकरी सेल द रिएक्शन ऑकरिंग एट कैथोड विल बी। तो अब इसमें ये बताना है आपको कि मरकरी सेल में, जिसको बटन सेल भी कहते हैं, उसमें रिएक्शन जो है कौन सा कैथोड पे होने वाला है। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होने वाला है, तो आपको पता है जिंक मरकरी का अमलगम जो होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है इसमें मरकरी सेल में। ठीक है, ये आपका जिंक मरकरी का अमलगम, यानी कि ये वाला रिएक्शन जो है आपका, हाँ सही है, ये रिएक्शन आपका एनोड पे होगा। आपको बताना कौन सा है, कैथोड का रिएक्शन बताना है, कैथोड का रिएक्शन बताना है। ये रिएक्शन एनोड पे होगा, और ये जो होता है मरकरी का ऑक्साइड, ये आपका कैथोड की तरह एक्ट करता है, यानी कि इसका रिडक्शन होता है। तो ये वाला है आपका कैथोड पे रिएक्शन होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो ये आपका थर्ड डी ऑप्शन है, ये तो नेट सेल रिएक्शन दे दिया है, ओवरऑल रिएक्शन दिया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है,
ओवरऑल रिएक्शन निकालते कैसे हैं? सबसे पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, फिर कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और जो भी सेम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर जो आपका ओवरऑल रिएक्शन आता है वो हो जाता है। देखिए यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों रिएक्शन सेम हो गया ना, जिंक Hg, फिर HgO, फिर आपका इधर जिंक ऑक्साइड और फिर आपका Hg, यहाँ से Hg 2H माइनस। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आप ऐसे करके देख सकते हैं कि ये आपका नेट रिएक्शन यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो दिया है ऑप्शन डी में, और ये पहला एनोड पे हो रहा है और दूसरा कैथोड पे हो रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन बी हो रहा है, क्योंकि आपसे कैथोड का रिएक्शन पूछा है तो आपको बस ऑप्शन बी टिक करके आ जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। A device that converts energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as। ये बोल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है कंबशन एनर्जी किसकी, मिथेन की, हाइड्रोजन की और जो भी फॉसिल्स होते हैं उनकी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उनको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है और आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इन सब की, यानी कि जो आपके हाइड्रोजन है, मिथेन है, इनकी फ्यूल्स मतलब इनको यूज़ करे फ्यूल्स की तरह और इनकी कंबशन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और वो स्पॉन्टेनियस भी होता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली करते रहता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कंटिन्यूअसली। ठीक है, और उसको बाहर से कुछ फ्यूल के फॉर्म में देने के लिए बस ये चाहिए हाइड्रोजन और मीथेन या फिर जो भी आपके फॉसिल्स होते हैं उनको यूज़ करके करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो वो डिवाइस डिज़ाइन की गई है गैल्वेनिक सेल की, उसको हम लोग फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, गैल्वेनाइजेशन इज। ये पूछ रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इसमें से कौन सा वाला आंसर सही है। देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं। तो देखते हैं किसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे लिखा है जिंक प्लेटिंग ऑन एल्युमिनियम सीट, जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन सीट, आयरन प्लेटिंग ऑन जिंक सीट। ये तो एकदम गलत होने वाला है क्योंकि जिंक सीट पे आयरन की प्लेटिंग नहीं, जिंक की तो प्लेटिंग होती है। एल्युमिनियम प्लेटिंग ऑन जिंक सीट, ये भी गलत है। दोनों में जिंक सीट के ऊपर बोल रहा है कि प्लेटिंग एल्युमिनियम की करेंगे या फिर आयरन की करेंगे। अब आपको डाउट इन दोनों में हो सकता है, लेकिन आपको रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करना है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट क्लोज आंसर जो है वो ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का लिंक, आप उसके थ्रू जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, फिर हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है उसको आसान बनाइए। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी देखिए, और साथ ही साथ जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, एक आपका सॉल्यूशन और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब 3rd लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी बहुत लेट नहीं है, आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन और अभी भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।